और जब यही सवाल रूस के विदेश मंत्री लावरोव से पूछा गया तो उन्होंने इशारों इशारों में इतना साफ कह दिया कि युद्ध की स्थिति में जमीन का जाना बहुत आम बात है। यानी संकेत साफ है कि यूक्रेन ने जिन जमीन को खो दिया है वो अब रूस के कब्जे में रहने वाली है। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप ने रूस को यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए आक्रामक और आर्थिक दबाव का रुख किया। इस कारण भारत पर टैरिफ लगाया गया। इससे रूस कमजोर होगा और युद्ध रोकने में हमें मदद मिलेगी। अगर रूस ने हमले रोक दिए तो उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाएगा और भारत से टैरिफ को हटा दिया जाएगा। एक बार फिर ट्रंप का दोहरा चेहरा देखने को मिला, जहां ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया, लेकिन चीन जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। साथ ही जानेंगे कि क्या है एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली जिसका सफल परीक्षण हुआ है। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी, जिन्हें आप भारत विचार बाय सुमित पीर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, राधे राधे मोनिका जी और सभी दर्शकों को। सुमित जी, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त भारत दुनिया भर की सुर्खियां बन गया है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और चीन की भी नींद उड़ गई है? सबसे पहले तो आज ये मौका एक हर्ष और उल्लास का, और मुझे बड़ा गर्व होता कहते हुए और अनाउंस करते हुए जो हमारे डीआरडीओ ने, भारत सरकार ने और मोदी सरकार की एक जबरदस्त अचीवमेंट है। उन सब साइंटिस्टों को, उन सब अफसरों को, उन सब टेक्नीशियनों को हमारी, आपकी तरफ से और हमारे सब दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। इसका नाम है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, IADWS। ये बेसिकली एक ऐसा वेपन सिस्टम है, पहले इसकी कुछ स्पेशलिटी समझिए। मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत से बना। भारत ने इसको अनाउंस करते ही अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चौक चौबंद कर दिया। और उससे भी बड़े खुशखबरी, उससे भी अच्छी खबर जो मैं आपको सुनाने वाला हूं और जो मुझे बड़ा गर्व है कहते हुए, याद कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, अभी मात्र 7 दिन 8 दिन 10 दिन पहले ऑपरेशन सुदर्शन चक्र का या सुदर्शन चक्र के बारे में जिक्र किया था जी। उस सुदर्शन चक्र की ये पहली कड़ी है, उस सुदर्शन चक्र का ये पहला चक्र है, उसी दिशा में ये पहला कदम है। यानी कि सुदर्शन चक्र जो है वो एक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि क्रियान्वित हो चुका है, टेस्टिंग हो चुकी, चल चुका है। इसीलिए पाकिस्तान और चीन का घबराना लाजमी है, जायज है। अब ये है क्या है इसमें देखिए, और इसकी ये आकाश तीर जो हमारा ऑलरेडी सिस्टम है उससे डिफरेंट कैसे, ये समझेंगे। ये जो नया सिस्टम है इसमें हमने 3 तरह के वेपन्स की टेस्टिंग की है और इसकी क्या एडवांटेज मैं बताऊंगा। पहला जो हमने टेस्टिंग की है वो है QRSAM है। QRSAM वो है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ये क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ये है। पहली बात समझिए, ये माउंटेबल है, ये कहीं साइलो से नहीं चलाना, इसका फिक्स स्पॉट नहीं है, ये आप गाड़ी पे माउंट करके कहीं भी ले जा सकते हो। इससे सुरक्षा होगी आर्मी के मूविंग कन्वॉय की, इससे सुरक्षा होगी आपके न्यूक्लियर रिएक्टर की, पावर प्लांट की, कोई बहुत बड़ा मंदिर है, कोई बहुत बड़ी मिंट है, कोई बहुत बड़ा प्रेस है, कोई बहुत बड़ा अस्पताल है, जिसकी मर्जी आप इससे सुरक्षा कर सकते हो। ये सिस्टम वो है, इंडिया, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से बना है। और इसकी जो रेंज है, अगर मैं अपर रेंज में, ऑल्टीट्यूड में है, इसका 10 किलोमीटर है और इसकी रेंज 30 मीटर तक है। तो 30 मीटर में आने वाला कोई भी शक्ति, कोई भी अगर वेक्टर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जो भी इसको ध्वस्त करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए ये बहुत कामयाब है। और इसकी अभी उड़ीसा की जो हमारी चांदीपुर रेंज है वहां से इसकी टेस्टिंग हुई है और ये सारा C2 से चलता, मतलब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उससे ये सारे चलते हैं। और जो हमारा आकाश तीर है अल्टीमेटली उसमें फिट होगा, उसके साथ इंटीग्रेट होगा। और ये संभवतः, क्योंकि आकाश तीर AI एनेबल्ड है, ये भी AI एनेबल्ड होगा। जो याद कीजिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर कोई भी खतरा आएगा, ऐसा नहीं हम उसको केवल बचाएंगे, उस पर वापसी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये वापसी जवाबी मुंह तोड़ कार्रवाई करने के सक्षम है। और मैंने तब आपके शो पे कहा था मोनिका जी, अब आर्मी को जरूरत नहीं पड़ेगी कार्रवाई करने की, क्योंकि आने वाले समय में हमारे सिस्टम ऐसे होंगे, अगर एक गोल आएगा तो अगर एक गोली आएगी तो हम गोला चलाएंगे, एक ड्रोन आएगा तो हम 5 मिसाइलें दागेंगे। तो ये उसी श्रृंखला में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये जो पोर्टेबल इसको बनाया गया, मतलब ये आपकी गाड़ियों में, आपकी ट्रक्स में माउंट होकर कहीं पे भी जा सकता, मतलब फ्रॉम कश्मीर से कन्याकुमारी, या आपने सिक्किम से लेके रान ऑफ कच्छ तक, ये कहीं पे भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। ऑल वेदर फ्रेंडली है और 30 किलोमीटर तक बिल्कुल अचूक मार है। इसमें 2
सिस्टम्स लगे हैं। इसमें एक दो बेसिकली रडार सिस्टम्स लगे हैं, अरे रडार्स कहते हैं उन्हें। एक मतलब कहने का मतलब टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, एक ऐसे मॉनिटर करता है और एक 360 डिग्री पे मॉनिटर करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अरे रडार्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको इसमें ऐसे दो रडार्स को इंटीग्रेट किया गया है, 360 डिग्री पे कहीं से भी खतरा है, 10 किलोमीटर ऊपर तक खतरा है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और इसकी विशेषता है एनिमी का हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करता है, क्रूज मिसाइल जो काफी लो फ्लाइंग करती है, यूएवीज मतलब विंड वीओवीज जो होते हैं, इन सब को निरस्त करने का सक्षम है। लॉइटरिंग एम्यूनिशन, लॉइटरिंग एम्यूनिशन होता है जो घूमते हैं आपके रडार साइटों का, इधर उधर घूमेगा और जाके गिर जाएगा, जी। उनको निरस्त करने की क्षमता ये रखता है। और ये मोबाइल है, आप दुनिया में या भारत में इसे कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो हमारी एक बहुत बड़ा सुरक्षा में मानता हूं एक बहुत बड़ा हमने इंप्रूवमेंट किया है। पहला सिस्टम ये है। दूसरा सिस्टम है VSH-ORADS, विषुवत भी कह सकते हैं आपको। ये है वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम। इस वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम की इसकी जो ऑल्टीट्यूड है अगर हम माने तो ये करीब करीब 4 किलोमीटर का है, और इसके जो रेंज है वो करीब करीब 6 किलोमीटर तक जाएगी, सामने 6 किलोमीटर, ऊपर 4 किलोमीटर। इसकी विशेषता क्या है जी? ये आपका मैन पैक है। मैन पैक यानी कि आदमी इसको कैरी कर सकता है, ना ट्रक चाहिए, ना बस चाहिए, ना जहाज चाहिए, ना शिप चाहिए, मैन पैक है। मैन पैक टेक्नोलॉजी अगर आप आज डिफेंस के माध्यम से देखिए, देखिए बड़े सिस्टम बनाना बड़े आसान होता है, बट सिस्टम को छोटा करना और उसकी मारक क्षमता को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। और मैन पैक में यूजुअली वजन 30-35 किलो से 40 किलो से ज्यादा नहीं होता। मतलब 30-40 किलो का आपके पास ऐसा सिस्टम है जो 4 किलोमीटर ऊपर, 6 किलोमीटर आगे तक किसी भी तरह का थ्रेट आए फटाफट आप डिप्लॉय कर सकते हो। और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए। अब नेवल स्टेशन है, हमारी एक आखिरी चौकी है, हमारा एक ऊपर सियाचिन में बंकर है, वहां बड़े बड़े सिस्टम ले जाना संभव नहीं है। आपके एलओसी में कई जगह, दुष्गम दुर्गम स्थान है, आपके बांग्लादेश बॉर्डर पर कई दुर्गम स्थान है, रेगिस्तान में ले जाने हैं। तो ये सिस्टम मैन पैक बड़ी विशेषता है, क्योंकि ये बड़ा, और ये जो खासकर काम आएगा आपके जो स्वार्म ड्रोन्स आते हैं। स्वार्म ड्रोन्स होते हैं जी, आजकल दुश्मन क्या करता है, उसके पास मल्टीपल लॉन्च ट्यूब्स होते हैं और कई सारे ड्रोन्स को एकदम एकदम लॉन्च कर देता। तो उससे क्या होता है कि जो आपके जो बड़े सिस्टम्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको पकड़े किसको मारे। और बजे जो जैसे S-400 जैसा सिस्टम है, या आकाश सिस्टम है, या मैं थार्ड की बात करूं, या मैं पेट्रियट की बात करूं, पेट्रियट का एक मिसाइल 70 करोड़ का है, थार्ड का एक मिसाइल 150 करोड़ का है। तो उनके वो जो चलने वाले मिसाइल है बड़े महंगे होते हैं, और वो और उसके लिए पूरा तामझाम चाहिए। आप वो सियाचिन पे थोड़ी ना उसको डिप्लॉय कर पाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ये कहीं भी डिप्लॉय हो जाएगा। ये स्वार्म ड्रोन्स हो गए, फिक्स विंग ड्रोन्स जो होते हैं, या यूएवीज होते हैं, एक तो फोल्डेबल विंग होते हैं, फिक्स विंग होते हैं, दोनों के लिए बड़ा कारगर है और 3 किलोमीटर तक बड़ी अचूक रेंज है। और ये अगेन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से चलेगा। इसके बाद हमने एक बड़ी उपलब्धि की है जिसके बारे में मेरे को बड़ा मन था कि भारत सरकार बोले, और मैंने आपके एक बार शो पे बोला, मैंने कहा जब तक सरकार नहीं बोलेगी तब तक हम इसके बारे में नहीं बोलेंगे। इसका नाम है ड्यू, यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन। ये लेजर टेक्नोलॉजी से बना होता है, और भारत के पास अभी दुनिया में ऐसा माना जाता है 2 या 3 कंट्रीज के पास ये वेपन है, वो भी क्लासिफाइड है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। पर जो हमारे पास वेपन है बहुत बड़ी श्रेणी के हैं, बहुत बड़ी विध्वंस शक्ति के हैं, और उसका नाम स्वयं जो जिसकी ऊर्जा अपार है, माँ काली के नाम पे इसका नाम दिया गया है। कई तरह के इसकी श्रेणियां हैं। श्रेणियों की पावर क्या है, रेंज क्या, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सरकार ने भी बोला नहीं है, तो मेरे भी होंठ बंद है। हाँ, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के बारे में बात की है तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, पर हमारे पास इसके बहुत बड़े वर्जन है, और दुश्मन के मिसाइल हो या बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज हो या उनके बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हो, उसको आसमान में ही राख करने की सेकंडों में क्षमता रखते हैं। अब ये जो ड्यू है ये क्या है, इन वेपन्स की अगर आप देखें ये बहुत बड़े होते हैं, मतलब बड़े बड़े जहाज में एक वेपन आएगा। अब इन वेपन्स को छोटा करना, क्योंकि जब छोटा नहीं करेंगे तो डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। भाई आपने कहीं 2 जगह 4 जगह लगा दिया, पर आज मुझे यहां चाहिए, आज मुझे वहां चाहिए। तो डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि है। डीआरडीओ में एक जो डिपार्टमेंट है आरसीआई है, एक डिपार्टमेंट है चेस सेंटर फॉर ये जो एनर्जी डेवलपमेंट सिस्टम्स वो है, और रिसर्च सेंटर इमराट, ये दूसरा डिपार्टमेंट है। ये डीआरडीओ के अंदर ही आते हैं दोनों, हैदराबाद डीआरडीओ के, इन्होंने ये मिलकर बनाया। अब इस बड़े सिस्टम को मान लीजिए जो लगभग एक मतलब कहीं एक बिल्डिंग से या आधी बिल्डिंग जितना सिस्टम है, उसको हमने एक माउंटेबल ट्रक पे लाया है। अब इस माउंटेबल ट्रक से या जीप से
मतलब जीप जो जोंगा होती है, जीप या छोटी ट्रक, उस पर हम इसको माउंटेबल करके इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। पहली बात, इसकी रेंज है जी आपकी करीब करीब, ये आपका रेंज 3 किलोमीटर तक। ये 3 किलोमीटर तक बिल्कुल अचूक है। 30 मीटर से लेके 3 किलोमीटर तक बिल्कुल अचूक रेंज है इसकी। इसकी रेंज में कुछ भी आए, कई सारे ड्रोन आए, स्वाम्प आए, कुछ भी आए, ये जो आजकल छोटे ड्रोन चलाते हैं ना, कामाकाजी ड्रोन्स, जो टर्की के बख्तियार और TB2 वगैरह, जी। लॉइटरिंग एम्यूनिशन ड्रोन, स्वाम्प्स हो, फर्स्ट फिक्स्ड विंग हो, रोटेटिंग विंग हो, कुछ भी हो, ये मल्टीपल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जो फायर करने का कॉस्ट होता है बिल्कुल मिनिमल होता है, मान लीजिए जीरो है। अगर एक बार सिस्टम बन गया तो जो मतलब जैसे वहां मैंने आपको बताया 120-70 करोड़ 150 करोड़ का एक प्रोजेक्टाइल है, मतलब एक मिसाइल इंटरसेप्टर है। इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। एक बार सिस्टम बन गया उसके बाद कीमत कुछ नहीं है, रनिंग कॉस्ट कुछ नहीं, मतलब जो गोली जो आप लेजर चलाएंगे इससे उसकी कीमत कुछ नहीं। और ये एक साथ में कई सारे चीजों को ध्वस्त कर सकता है, उनके सिस्टम्स को बर्बाद कर देगा, उनके सर्किट्स को तबाह कर देगा, उन्हें जला के खाक कर देगा। ये ऐसा अचूक अस्त्र है, मतलब 30 मीटर से लेके 3 किलोमीटर की रेंज में। मान लीजिए एक सुरक्षा कवच, करण का कवच हो गया ये उतना अचूक है। और खर्चा कुछ नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी को छोटा कर दिया, इसको हम कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो एक हो गया 3 किलोमीटर वाला आपका, फिर एक हो गया 6 किलोमीटर वाला आपका, फिर दूसरा हो गया आपका 3 किलोमीटर वाला, 30 मीटर से लेके। इस हर की टेक्नोलॉजी अलग है, सब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक जैसा होगा, हर डिप्लॉयबल है, और ये बिल्कुल रेडी है, पूरी टेस्टिंग हो गई है। और जो DRDO का स्टेटमेंट है, कह रहे हैं जो ऑपरेशन सुदर्शन है हमारा, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था, जी। अभी तो भाई हमने 0 से 30 किलोमीटर तक कोई भी चीज, कोई भी तरह का वेक्टर, कोई भी क्रूज मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर हो, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो, ये हाइपरसोनिक वाले हो, आपके UAVs हो, स्वाम्स हो, फिक्स विंग वाले हो, रोटेटिंग विंग वाले हो, कोई भी हो, यानी कि 0 से लेके 30 किलोमीटर तक हमने बिल्कुल अभेद्य सुरक्षा कवच बनाया। और ये मोबाइल है, हर जगह हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली में कवच है, हम तो या जबलपुर में रहते हैं हमारे लेके आए, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह के लिए कवच है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज हमने ये मान लीजिए हमने ये 30 किलोमीटर तक बनाया। अब DRDO का जो आगे का स्टेप है वो है, मान लीजिए इसको 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, जो भी हमारी व्यू रचना होगी उसके तरफ बनाना। पर एक बिल्डिंग ब्लॉक था, एक पहली कड़ी थी जो हमने बिल्कुल सीधी कर ली, जो हमने बिल्कुल सटीक कर ली। और आगे अब इसको जब ये पूरा बन के रेडी हो जाएगा, मान लीजिए हमारा टारगेट 600 किलोमीटर है, अभी मुझे नहीं पता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल बात है, इस पे बात भी नहीं करनी चाहिए, मान लीजिए 600 है। जिस दिन आज हमने 30 किलोमीटर तक बना लिया, कल हम 600 किलोमीटर तक भी बनाएंगे। ये दुनिया का सबसे अचूक एयर डिफेंस सिस्टम होगा, 100% मेड इन इंडिया। तो ना आपको थार्ड चाहिए, ना आपको पेट्रियट चाहिए, और लॉन्ग रन में S-400 पे भी आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रहेगी। और आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, S-400 का जैसा सिस्टम, एक S-400 जैसा सिस्टम भारत बना जिसका नाम है दर्भ। दर्भ एक सिस्टम है विच इज इक्वलेंट टू S-400 जैसा, वो भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भारत को किसी भी विदेशी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा करने के लिए, जिसमें केवल पार्लियामेंट हाउस या बड़े बड़े लोग नहीं आते, जिसमें आपको और हमारा घर, आपको और हमारा स्कूल, आपका हमारा मंदिर, आपका हमारा अस्पताल, और आपका हमारे परिवार का छोटा सा घर भी आता है। ये बड़ी खुशी होती है मुझे बताते हुए, समझा। बिल्कुल। सुमित जी, यानी कि भारत ने सुरक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की, या फिर यूं कहें कि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगा ली है। बहुत बड़ी जी। आप देखिए 15 अगस्त को इसकी बात हुई माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और मतलब 7 दिन के अंदर इसकी टेस्टिंग हो गई। मतलब ये नहीं कि हम सो के जाग रहे हैं, ये नहीं कि हमें पता नहीं क्या करना, हम ऑलरेडी वी आर अहेड ऑफ द गेम। अंग्रेजी में कहते हैं ना, हम आगे हैं, हमें पता क्या करना। आज इसीलिए जहां पीछे चाइना अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों को दिखा रहा था, जब पाकिस्तान का ये फील्ड मार्शल कह रहा था जी अब मैं ICBM बनाऊंगा और ये करूंगा, जबकि अग्नि 5 की टेस्टिंग से पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगी। कहते भारत यहां आर्म्स रेस बढ़ा रहा, भैया तू जो अबाबील में जो इसको सॉलिड इंजन लगा के इसकी रेंज बढ़ा रहा था, तब क्या हुआ? तुम ये बोलो कि तुम भारत से डरते हो जहादियो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। और ये जो आकाश तीर था, उसने चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और शायद ईरान के भी इनके पास हथियार थे, उसको निरस्त कर लिया। अब सोचिए उसी आकाश तीर में अब ये वाला सिस्टम और जुड़ जाएगा। तो मतलब अगर कहीं कुछ छूट जाता, अब सीधी सी बात है मोनिका जी, 0 से 30 किलोमीटर तक अभेद्य कवच,
किसी बिल्कुल। भी तरह का वेक्टर हो, मतलब वेक्टर मतलब आप ड्रोन हो, फिक्स्ड विंग वाला हो, यूएवी हो, अनमैन्ड सिस्टम हो, हाइपरसोनिक हो, या आपका क्रूज हो, हेलीकॉप्टर हो, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो, किसी भी तरह का सिस्टम, किसी भी तरह का यंत्र, या सॉरी किसी भी तरह का उनका दुश्मन का जो प्रोजेक्टाइल है, दुश्मन का जो मिसाइल है या हथियार है, जी। वो इसको पार नहीं कर सकता। और अभी तो शुरुआत है जी, ये तो कहते हैं ना, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो चाइना और पाकिस्तान का घबराना तो लाजमी सी बात है। और लॉन्ग रन में एक पॉइंट में स्ट्रेच करूंगा, लॉन्ग रन में हमें शायद आने वाले समय में S-400 की भी जरूरत ना रहे, S-400 पे भी डिपेंडेंस ना रहा। मैं नहीं कह रहा S-400 बुरा है, बहुत अच्छा और अचूक वेपन है और बड़े ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा कामयाब रहा है। बट जो मोदी जी का विजन है, जो भारत का विजन है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और मोनिका जी आने वाले टाइम में मैंने डीआरडीओ को देखा है, डीआरडीएल को देखा है, हम इनकी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ा सकते हैं, इतनी बढ़ा सकते हैं। आप हमने अभी कुछ तो किया अग्नि में। पाकिस्तान क्यों रो रहा है, पाकिस्तान क्यों खून के आंसू बहा रहा है? शौकत अली खान जो इनके विदेश मंत्री मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन है, वो खून के आंसू क्यों रो रहा था? क्योंकि उसे पता है दिन ब दिन भारत की क्षमता इतनी होगी, तू चाइना से मिसाइल मांग ले, तू तुर्किया से मांग ले, तू अजरबैजान से मांग ले, तू तिब्बतू से मांग ले, जिस दिन भारत ठोकने आएगा तो घर में घुस के मारेगा, तुम कुछ नहीं करोगे। और आप फील्ड मार्शल, ये जो तू कह रहा था ना मैं 10 मिसाइल भेजूंगा, तुम्हारा डैम उड़ा दूंगा, एक हमने सिस्टम डिप्लॉय कर दिया, तेरा एक मिसाइल आसपास भी नहीं आएगा, कागज की तरह जल के खाक हो जाएंगे। और ये तो छोटा सा ड्यू है, मां काली की परिकल्पना कीजिए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, उसकी क्या क्षमता है, बट हाँ, काली नाम ही बहुत कुछ दर्शाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी कि ये परीक्षण न सिर्फ IADWS की तकनीकी सफलता है, बल्कि सुदर्शन चक्र की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम। बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया जी, प्रैक्टिकल अप एंड रनिंग, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ, चालू, पहला स्टेप अचीव। ठीक कहा आपने। सुमित जी, JD वैंस के बयान के क्या मायने हैं? क्योंकि भारत तो बहाना है, मुझे लगता है रूस निशाना है, ये कहना चाह रहे थे JD वैंस अपने बयान में। देखिए, जेडी वेंस का स्टेटमेंट आने के बाद मेरी पहले एक मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया, जब वो झूठ बोल रहे थे कि जी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने, अमेरिका ने नेगोशिएट किया, तो मुझे उनकी उस दिन इज्जत खराब हो गई मेरी नज़रों में। आज जेडी वेंस की मैं इज्जत करता था, बट अब इनके स्टेटमेंट के बाद ये और उनकी जो इमेज थी मेरे नज़रों में खराब हो गई। क्योंकि देखिए, हिपोक्रेसी की, आप कहीं नौकरी कर सकते हैं, आप किसी पोस्ट पे हो सकते हैं, पर आपका अपने चरित्र, अगर आपने जमीर का सौदा कर लिया किस कुर्सी बचाने के लिए, तो लॉन्ग रन में आप टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि जमीर से बड़ा कुछ नहीं है, देश से बड़ा कुछ नहीं है, और आपने आपकी ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं है। जो जेडी वंस ने कहा, इन्होंने बिल्कुल एडमिशन दिया है। पहले इन्होंने पहली बार एक वर्ड का यूज किया, सेकेंडरी टैरिफ्स। तो मतलब ये जो 25% का टैरिफ फिर लगाया है रशियन ऑयल लेने पे, ये सेकेंडरी टैरिफ है। ये बिल्कुल उन्होंने वर्ड किया, और उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ये टैरिफ भारत पे ही लगाया है, चाइना पे नहीं लगाया, भारत पे लगाया, ताकि भारत रशिया का तेल ना खरीदे। और भारत रशिया का तेल ना खरीदे, भारत का जो पैसा जा रहा है वो रशिया की इकोनॉमी को ना बढ़ाए, और रशिया यूक्रेनियों को ना मारे, जिसको मैं हिपोक्रेसी कहता हूं। हमसे ज्यादा पैसा चाइना से जाता, हमसे ज्यादा पैसा यूरोपियन यूनियन से जाता। जब जेडी वेंस से पूछा जाए, भाई जो तुम 4 बिलियन का एनर्जी खरीदते हो रशिया से, 1.2 बिलियन का यूरेनियम, और 3.5 बिलियन के बाकी जो चीजें खरीदते हो, उसके बारे में क्या? तब इनके मुंह में ना दही जम जाती है। और इनको डॉक्टर जयशंकर साहब ने कल बोला, बोला भाई बात सुनो, अगर आपको लगता है कि हम रशिया का तेल खरीदने से यूक्रेन का वॉर फंड होता है, तो तुम्हें किसने काम से तेल खरीदने को? मत खरीदो ना हमसे तेल, तो रिफाइंड ऑयल है, मत खरीदो। दुनिया बहुत बड़ी है, जहां से मर्जी खरीदना खरीदो, हमसे काहे को खरीदते हो? मतलब जो सरकार कहती है मैं प्रो बिजनेस हूं, मैं व्यापार को बढ़ाना चाहती हूं, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, क्या मजाक है, क्या विडंबना है, वही आपको व्यापार करने से रोक रही है। और इनको यही पता होना चाहिए, हजारों करोड़ रुपया अब भी एस्क्रो अकाउंटों में यहां पड़ा है, तो कौन सी बातें कर रही? तो मतलब ये एजेंडा आपको भारत को सिंगल आउट करने का है, भारत पे टैरिफ लगाने का। ये लॉजिक नहीं। अगर रशियन तेल का लॉजिक होता, चाइना क्यों बाहर है, यूरोपियन यूनियन क्यों बाहर है, और बाकी लोग जो इनसे प्रॉफिट कर रहे हैं वो क्यों बाहर है? आपने 4 बिलियन का एनर्जी एक्सपोर्ट रोक दिया? नहीं रोका, क्योंकि आप अल्टीमेटली मेक इन इंडिया और मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आपका हिडन एजेंडा ये है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, ये कोई तेल वेल का खेल नहीं है, ये खेल कुछ, ये डीप स्टेट की गुलामी करते हैं आज के डेट में। अब मुझे पता नहीं ये ट्रंप को कहां से क्या फायदा हो रहा, लगता तो कहीं से फायदा हो रहा है, क्योंकि ये जितने भी एजेंडा आप इनके क्या नाम है इसका,
निकी हेली की बात करें, जी। आप जॉन केरी की बात करें, आप जॉन बोल्टन की बात करें, ये सब इनके साथ ही है। अमेरिकन से, कुछ रिपब्लिकन है, कुछ डेमोक्रेट से बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। आज वो खुल के डोनाल्ड ट्रंप की भत्सना कर रहे हैं, खुद के डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, ये जो आप खेल खेल रहे हो, ये अब एक्सपोज हो गया कि आपके खुद वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया, हाँ हमने भारत पे प्रेशर बनाया ताकि हम पुतिन हाँ, पे प्रेशर बनाए। बिल्कुल। आपने भारत को यूज किया ताकि पुतिन के साथ आप अपने शतरंज खेल सके। आपने हाँ, भारत को, मैं आपसे 500 मिलियन की डील करनी है, और साथ में कहते हैं ना वो मुंह में राम बगल में छुरी, वो है आपका दो चरित्र। आपकी प्रवृत्ति है विध्वंसकारी। आप दुनिया में युद्धों को नहीं रोकना चाहते क्योंकि आपकी सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चलेगा कैसे। पर ये जो वेंस ने हमें धमकी दी थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए। कल हम, पहले तो परसों डॉक्टर जयशंकर साहब ने तबीयत से इनकी धुनाई की, एक न्यूज़पेपर का अधिवेशन हुआ था, जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने, कहा भाई तेल नहीं खरीदना हमसे, मत खरीदो ना, कि हमने तमंचा लगाया क्या यहाँ पे, हमसे तेल खरीदो। दूसरी बात सुनिए, कल हमारे विनय कुमार जी है, ये हमारे मॉस्को में हमारे एम्बेसडर है। मेरे को जो उनका वक्तव्य कल रात को आया, इतना तबीयत खुश हो गई। उन्होंने मॉस्को की जमीन से, मोनिका जी, तास वहां की न्यूज एजेंसी बड़ी, उसको बुलाया और उसको इंटरव्यू दिया। ऑफ कोर्स डॉक्टर जयशंकर के अप्रूवल से दिया होगा, पीएमओ के अप्रूवल से दिया होगा, उनको अप्रोच। उन्होंने बोला भैया बात सुनो, भारत रशिया से तेल लेगा, जो करना है कर लो। जेडी वैंस हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, मार्को रूबियो हो, पीट हेग्सेथ हो, जो भी कहीं बैठा कहीं पे, सुन लो, हम रशिया से तेल लेंगे। और अब ये जो रशिया के साथ कॉपरेशन है हमारी बहुत पुरानी है, रशिया के साथ हमारी कॉपरेशन बढ़ेगी और आने वाले टाइम में और भी हम नए नए कीर्तिमान लाएंगे। और ये जो आपने किया है ये अनफेयर है, अनएथिकल है। फिर वही सवाल उठाएंगे चाइना वाला, यूरोपियन यूनियन वाला, ये वाला। और सबसे अच्छी बात जो मुझे ये बताते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है, आज बहुत चीजें मतलब ना, हर्ष के आज बहुत अवसर आ रहे हैं मोनिका जी जी। आपके प्रोग्राम पे। ये है, देखिए MH1 से मैंने आपके शो से मैंने पूरे भारत सरकार और भारतवासियों को एक पॉइंट बोला था। मैंने कहा कि रशिया में बहुत बड़ा मार्केट खुल रहा है ट्रक्स का और गाड़ियों का। हाँ, यहाँ चाइना के ट्रक्स बैन हो गए, गाड़ियां खत्म हो रही है, बहुत बड़ा अवसर है भारत को उसमें घुसने का। और ये हजारों करोड़ का मार्केट है मोनिका जी, जितना आपका फॉरेन ट्रेड का डेफिसिट है सब निकल सकता है। जब ये बात हुई, मैंने बहुत मतलब आपके चैनल से और भी चैनलों से, यूट्यूब जी। चैनलों से भी चैनलों से ये चीज को बार बार रिएट्रेट किया। और कल मुझे बड़ी खुशी हुई जब विनय कुमार जी के स्टेटमेंट में ऑटोमोबाइल्स आया। यानी कि जो बात हम अपने राष्ट्रीय हित में आगे पहुंचाना चाहते थे वो कहीं ना कहीं पहुंच गई है, वो कहीं ना पहुंच गई। हमारा राष्ट्रीय दायित्व पूरा हुआ। हम तो निमित्त है जी, हमारा काम है छोटे मोटे काम करना, काम तो बड़े लोग करते हैं, हम तो केवल निमित्त का काम करते हैं। तो ये जो भारत का ऑटोमोबाइल है, जिसमें ट्रक्स हो गई, जिसमें कार्स हो गई, जिसमें शायद टू व्हीलर भी हो सकते हैं, ये अब रशिया एक्सपोर्ट होंगे। आप देखिए चाइना से 1.2 मिलियन गाड़ियां साल में आती थी, हजारों ट्रकें आती थी। अब गणित लगाइए, 1.2 यानी कि 12 लाख, और ट्रकें लगाइए 10 लाख, मतलब 50,000। अगर आप ये 12.5-13 लाख व्हीकल्स का कॉस्ट ले ले, 10-15 हजार डॉलर की भी एवरेज कीमत ले ले, खुद देखिए कितने हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं आप। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट था इसको पूरा किया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास कहीं काम आया, और हमारा प्रयास तो यही रहेगा, प्रयास करते रहे राष्ट्रीय हित में। तो ये बड़ा अच्छा हमारा एडवांटेज है, और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और इन लोगों की हिपोक्रेसी है, इन लोगों का दोगलापन है, ये जो कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, जताते कुछ है, ये इनकी क्यों? क्योंकि ट्रंप को मोदी से डर लगता है, ट्रंप को मोदी जी के राष्ट्रवाद से डर लगता है। उन्हें भारत में जो प्रचंड राष्ट्रवाद अब सब जन जन के हर एक घर में घुस गया है। ये राष्ट्रवाद केवल भाजपा और मोदी जी तक सीमित नहीं रहा, अब ये नॉर्मल आदमी के घर में, आपके मेरे घर में, और जो ये लाखों लोग ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं उनके घर में आ गए। इस राष्ट्रवाद से उन्हें डर लगता है। आजकल मैं वीडियो बाइकॉट अमेरिका के वीडियो आने लगे हैं। अब देखिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज बहुत भारी पड़ने वाली है, और उनकी जो हिपोक्रेसी है बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। और ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं वो अब उजागर है, उनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो सभी के सामने दिख रहा है। हालांकि जेलेंस्की ने भी कहा था कि जब वो ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे सुमित जी, तो कोई भी शर्त नहीं होगी, और अगर कोई शर्त रखी गई तो वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बाद ये तय हुआ कि बिना शर्त के मीटिंग होगी। लेकिन इन सब के बीच अब जिस तरह की नीति रूस अपना रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मतलब मुझे लगता है कि जितना आसान ट्रंप दिखा रहे थे उतना आसान ये मामला है नहीं। आपने तो जी, मैं आपको बताऊं मोनिका जी, विषय की नब्ज पकड़ ली, तो आपको बधाई। पहले मैं आपको बताऊं कारण क्या है, क्योंकि ये जो अमेरिका दिखा रहा और जता रही है सब ढकोसला, सब झूठ है। आज हम उनको एक्सपोज करेंगे कि ये जो हम पे टैरिफ भी लगाए गए ये एक षड्यंत्र है। ये भारत के अगेंस्ट एक षड्यंत्र है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और आपको प्रूव करके दिखाऊंगा भी ये षड्यंत्र नहीं है।
देखिए, इन्होंने बोला जी हमने पुतिन साहब से मिल लिए, फिर ये सीज फायर होगा, एग्रीमेंट होगा, यूरोपियन वालों को बुलाया, $90 बिलियन के हथियार खरीदो, सुरक्षा का मसौदा तय हुआ, और जिलेंस्की कह रहा जी मुझे मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। जबकि कल जिलेंस्की ने उसके इंडिपेंडेंस डे के दिन रशिया के एक न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया, तुरंत आग को बुझाई गई, पर पहला बड़ा एस्केलेशन मानता हूं न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करना, पर कुछ नुकसान नहीं हुआ, आग बुझा दी गई। अब लावराव साहब से पूछा गया, जो हम बात कर रहे हैं आपके शो पे, भाई ये पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग क्यों नहीं करा है? लावराव साहब ने परसों बोला था, 2 दिन पहले बोला भैया पहले मीटिंग का एजेंडा तो हो, बिना एजेंडा के मीटिंग नहीं करेंगे। कल उन्होंने एक अपने वहां रशिया के पब्लिकेशन को इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू दिया इंग्लिश में। लावराव साहब बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में इंटरव्यू जब उन्होंने दिया, बेसिकली अंग्रेजी में इंटरव्यू देने का मतलब था पूरी दुनिया को समझाना, तो रशियन में इंटरव्यू देंगे, फिर ट्रांसलेट होगा क्या होगा नहीं। हाँ। इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, उसमें 2-3 चीजें मोनिका जी जो मैं बताने वाला हूं, जब मुझे पता लगा, मुझे लगा यार ये अमेरिकन कितने मक्कार हैं, मतलब कितने धोखेबाज, और ये ट्रम्प की सरकार क्या बिल्कुल चाइना के हाथों बिक गई है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बोला हमारी इस्तांबुल में मीटिंग हुई थी, रशियंस की और यूक्रेनीज की मीटिंग हुई थी। कह रहा हमने भैया 3-4 चीजें बहुत क्लियर कर दी थी। हमने बोला यूक्रेन किसी भी ग्रुप या गैंग का पार्ट नहीं हो सकता, न्यूट्रल रहे, नॉन अलाइंड रहे, हमारे साथ ना रहे, वेस्ट के साथ भी ना, न्यूट्रल रहे, नॉन अलाइंड रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी शर्त आपने नहीं मानी। दूसरी बात हमने कहा कि पीछे लावराव साहब ने कहा कि भाई यूक्रेन में कोई भी तरह, किसी भी तरह का फॉरेन सिपाही डिप्लॉय नहीं होगा, ये हमारी बिल्कुल मंजूर नहीं है। यूक्रेन आज कल परसों या कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। चौथी बात, यूक्रेन में कोई फॉरेन असला नहीं आएगा, फॉरेन असला वहां पे नहीं आएगा, और ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है। और ऑफ कोर्स जो यूक्रेन की सुरक्षा को लेके जो भी मसौदा बनेगा उसमें रशिया के पास वीटो पावर होगा, बिना रशिया की सहमति के साथ आप कोई मसौदा बना नहीं सकते, ये उनकी कंडीशंस थी। अब सवाल ये आया, ये जो ट्रंप ने, जेडी वेंस ने क्या जी हम रशिया पे प्रेशर बना रहे हैं, हम डील कराना चाहते हैं, हम ये करना चाहिए, इसलिए इंडिया पे सेकेंडरी टैरिफ लगाओ। देखिए भारत पे सेकेंडरी टैरिफ क्यों लगा कि ये कहते हैं ना कि रशिया का युद्ध रुके, रशिया यूक्रेन का युद्ध रुके, इसलिए आप पे सेकेंडरी टैरिफ है। ठीक है जी, जेडी वेंस मान चुके हैं सेकेंडरी टैरिफ है। अब आपको मैं बताता हूं, अब जिस सुरक्षा के मसौदे की बातें कर रहे थे, कह रहे नेटो टाइप सुरक्षा, भाई अब हमारे जनरल मिलेंगे, यूरोपियन जनरल मिलेंगे, फिर इसका रूपरेखा बनेगी, फिर उनके एनएसए को देंगे, वो एनएसए अप्रूव करेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर जेलेंस्की को देखेंगे, जेलेंस्की जाके पुतिन को देगा। इसमें फंडामेंटल चीज आपको बता रहा हूं, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि पहली शर्त थी कि जब तक रशिया के पास वीटो का पावर न हो, कोई भी सुरक्षा का मसौदा बिना रशिया के साथ मिलकर सहमति हो ही नहीं सकती, पहली बात। अब सवाल ये, जो सुरक्षा के मसौदे को बनाने की, फॉर्मेट को बनाने की बात हो रही थी, इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूं। इसमें अमेरिका का झूठ और दगाबाजी और दोगलापन है। देखिए क्या हुआ, रशिया ने बिल्कुल सीधा सीधा एक 4 पॉइंट का स्ट्रैटेजी दी। भाई यूक्रेन की सुरक्षा कैसे, मसला ही है ना। रशिया ने कहा भाई हमारा पहला करते कि कोई प्राइवेट पार्टी, कोई समूह, कोई ग्रुप सिक्योरिटी ना दे, यूएनएससी दे। यूएनएससी में P5 के जो देश, जो 5 देश P5 के जो सिक्योरिटी काउंसिल के P5 मेंबर्स है, जिसमें रशिया भी आता है, चाइना भी आता है, आपका यूके आता है, फ्रांस आता है, ठीक है जी, अमेरिका आता है, तो ये 5 सुरक्षा की गारंटी दे। तो यूक्रेन की सुरक्षा ना, ट्रम्प जो पीछे ट्रम्प कह रहा था मैं गारंटी देता हूं, भाई तू कौन है, 3.5 साल में तो कोई तुझे जानता नहीं, तो P5 तो रहेगा ना जब तक यूनाइटेड नेशंस है। P5 के 5 मेंबर मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी, जिसमें चाइना भी है और जिसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, बाकी आपका फ्रांस हो गया, आपका यूके हो गया। दूसरी बात, और भी देश आए तो वो सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं, हमें कोई हर्ज नहीं, यूरोप के जितने देश मर्जी आए, पर वो किसी मिलिट्री अलायंस के मेंबर ना हो, मिलिट्री अलायंस के मेंबर नहीं हो सकते। आप मान लीजिए आज मैं कोई ऐसा देश पकड़ लो, मान लीजिए आज मैं कोई भी ऐसा देश पकड़ता हूं, मान लीजिए हम बात करते हैं क्रोएशिया की, मिलिट्री अलायंस का मेंबर नहीं है। आज हम बात करते हैं लग्जमबर्ग की, मिलिट्री अलायंस का मेंबर नहीं, कोई भी छोटा बड़ा देश जो मिलिट्री अलायंस का मेंबर ना हो किसी की। और दूसरी कंडीशन है वो न्यूक्लियर पावर ना हो। जैसे अगर वो न्यूक्लियर पावर, जैसे भारत है, इजराइल है, न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान है, न्यूक्लियर पावर, वो न्यूक्लियर एनेबल्ड देश ना, और किसी मिलिट्री अलायंस का मेंबर ना, जितने मर्जी देशों को लाना है ला के बिठा दो, गारंटी दे दो। भाई दुनिया में 10-12 लोगों के पास ही तो न्यूक्लियर पावर है,
तो आपके 203 देश हैं, तो 203 में से 12 निकालिए, अलायंस वाले देश 8, 10, 15 और निकालिए, लगभग 150 देशों की गारंटी, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की गारंटी। उस पे कंडीशन ये कि यहां नेटो में आप ज्वाइन नहीं करोगे और यहां कोई विदेशी असला और विदेशी सिपाही डिप्लॉय नहीं होगा, ये गारंटी। और ये गारंटी बियॉन्ड पुतिन है और ये गारंटी बियॉन्ड जेलेंस्की रहेगी। अब बताइए इस गारंटी में क्या दिक्कत थी? सवाल ये है, इन मक्कार अमेरिकनों ने आज तक दुनिया को ये बताया नहीं, इन्होंने ये चीज गोल कर दी। तो मुझे बताइए, जो ट्रंप और ये जलेबियां बना रहे हैं, ये जो रसगुल्ले बन रहे हैं, तो इसमें क्या है? कौन सा गारंटी? और देखिए, ट्रंप इतना बड़ा व्यापारी, जब यूरोपियन आए उनको $90 बिलियन के हथियार चिपका दिए। बोला भैया देखो, सुरक्षा देनी यूक्रेन को, 90 बिलियन का माल खरीदो, तभी तो यूक्रेन, ये यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन नहीं कहना चाहिए, वेस्ट यूरोप वाले ये पतली गली से निकल गए। इन्होंने ट्रंप को बोला, भैया अगर आप 90 बिलियन मांग रहे हो तो सुरक्षा में मिलेगा क्या? और इतनी बड़ी बात इन्होंने छुपा के रखी, यूक्रेन भी और अमेरिका ने भी। क्योंकि मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको कह रहा था, जेलेंस्की चाहता है लोग मरे, जितने लोग मरेंगे उसका पॉलिटिकल फॉर्चून बढ़ता रहेगा, उसकी लेजिटिमेट सरकार को और ज्यादा दिन मिलते हैं। और लावरोव साहब ने कल मेरी वाली बात करी, बोला ये जेलेंस्की ड्रामाबाज है, ये आके फोटो खिंचवाना चाहता है, इसको बस वो तमाशा चाहिए, शोषण चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं युद्ध विराम से। अब बताइए, अगर ये बातें तरकीब में हो गई थी, अब ये चीजें क्लियर कर दी थी रशिया ने, तो क्या अमेरिका को, दुनिया को नहीं बताना चाहिए था? तो अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को नहीं बताना चाहिए था? और अगर चीज ये है तो भारत पे सेकेंडरी टैरिफ लगाने का मतलब क्या है तुम्हारा, डोनाल्ड ट्रंप? ये मुझे इसका जवाब दो। ये अमेरिकन एम्बेसडर जो यहां है, मुझे इसका जवाब दे। फिर भारत पे सेकेंडरी टैरिफ लगाने का मतलब क्या है? मतलब तो आपका एजेंडा कुछ और है ना। मैं जो कह रहा हूं, मेक इन इंडिया को बर्बाद करना चाहते हो, सरकार हिलाना चाहते हो, देश में अराजकता लाना चाहते हो, एक देश में एक, मतलब कहते हैं ना, एक अनार्की, एक गृह युद्ध शुरू करना चाहते हो और ये एजेंडा चलाना चाहते हो। मोदी सरकार अगेंस्ट फार्मर है, अगेंस्ट बुनकर है, अगेंस्ट मछली पालक है, अगेंस्ट दूध का उत्पादन करते हो, अगेंस्ट छोटे व्यापारी के अगेंस्ट ये सरकार है। फिर आते हैं आपके कुछ लोग कहते हैं सूट बूट की सरकार है, अमेरिका के हाथों कठपुतली चलने वाली सरकार है। अब इतने बड़े खुलासों के बाद आप बताइए, अमेरिका का लॉजिक, जेडी वेंस का लॉजिक क्या है? और जब हम डिफेंस यील्ड बनाते हैं तो पाकिस्तान और चीन दोनों को अगर की धड़कनें बढ़ जाती, क्यों ना बढ़े, और वॉशिंगटन में भी लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गई होगी, क्योंकि दिन ब दिन भारत अक्षुण्य हो रहा। और मैं हमेशा आपसे कहता था, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत एक ही विकल्प है भारत को यहां ले जाने का। फिलहाल आप जो हथियार लेने ले लीजिए, टेम्परेरी है, अल्टीमेटली कल परसों माननीय राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था, साफरान के साथ मिलकर हम इंजन भी यही बनाएंगे जी, अब जहाज भी यही बनाएंगे, नहीं चाहिए 35, नहीं चाहिए तुम्हारे जेई का इंजन, अपने पास रख लो। और अभी ये जो बाइकआउट अमेरिका वाली अगर चीज पकड़ गई, मैं आपको कह रहा हूं, इनको इतना बड़ा झटका लगेगा, ये सोच नहीं पाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको एक चीज बता दूं जाते जाते, क्योंकि समय की सीमा भी है यहां पे, वरना ये तो 2 घंटे भी चल सकता है प्रोग्राम। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने सोचा कि 44 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट रोकोगे और भारत घुटनों पे आ जाएगा, कदमों, भारत ऐसे कांप जाएगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हमारा जीएसटी की दरें, मोनिका जी, कम हो रही, हमने बात की उस पर, दिवाली पे होंगी। एक दिवाली का बढ़िया सीजन, मोनिका जी, दिवाली, अब दिवाली का दिन नहीं, दिवाली का सीजन, भगवान कसम हम ये 44 बिलियन डोमेस्टिकली कंज्यूम कर लेंगे। बिल्कुल, इतना आसमान एक्सपोर्ट कर रहे। तो ट्रंप, तुम हमें नहीं हिला पाए, तुम भारत को नहीं डिगा पाए, तुम मोदी को नहीं हिला पाए, और तुम जो ये जो हमारे 140 करोड़ का देश है, इसको हिलाना बहुत असंभव है। पहले भी कह चुका था, भारत धर्म के सामने झुकता है, डॉलर के सामने नहीं। एक अच्छी दिवाली, एक अच्छा दिवाली का सीजन, मां लक्ष्मी की अनुकंपा होगी। ये 44 बिलियन का जो वहां तुमने सोचा, आपने पटका दे दिया, वो हम कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में डोमेस्टिकली खपत करके कंज्यूम कर लेंगे। और याद रखो अमेरिकनो, हमारा 90% जीडीपी इंटरनल कंजप्शन पे चलता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है कि तुमने माल लेना बंद कर दिया, हम भीख मांगेंगे। चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं, ये समझ लो। और सुमित जी, साल के अंत में पुतिन भारत भी आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले ट्रंप, लेकिन रूस और भारत के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बहुत शुक्रिया सुमित जी तमाम जानकारी के लिए। राधे राधे, हर हर महादेव। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।